पार्टिसिपेंट काइंडली बताएं कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी। यस सर, नजर आ रही है। चलिए ठीक है। कल हमने जो फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन है इसके बारे में बेसिक्स डिस्कशन की थी कि इस कंप्लीट कोर्स जो 12 आवर्स की हमारी क्लास है कि 1 मंथ तक एक्सपेंड करेगी। उसमें क्या क्या हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जैसे कि उसमें डिस्कशन में प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास के अंदर ये चीज़ें हैं कि क्राइम क्या होता है और उसको हम लीगल और फोरेंसिक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। और उसके बाद जो क्राइम की टाइप्स होती हैं उसके बारे में उसको भी हम इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। और उसके बाद हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम, वाइट कलर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटीज क्या होती हैं और इसके जो इम्पैक्ट होते हैं फाइनेंशियल क्राइम के बिजनेस के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर, इनको आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपने ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो लॉ के हैं और अकाउंटिंग के हैं। अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट हैं वो उनमें से कोई मुझे बताएगा कि क्राइम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज क्राइम। एनी स्टूडेंट? जी, कोई स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करना चाहे कि क्राइम क्या होता है, कोई बताना चाहे। चलिए लॉ के स्टूडेंट बताएं, लॉ के स्टूडेंट भी इसमें एडवोकेट भी हैं। तो आप में से कोई बताना चाहे कि क्राइम क्या होता है। कंदील, वाजिद, तंजीला, आप तीनों लाइन में हैं लॉ के स्टूडेंट। सर, क्राइम कोई ऐसा एक्शन होता है जो कि जो हमारे पास जो लॉज हैं उनके थ्रू कोई पेनलाइजेशन उसको जो है ना फॉलो करती है। कोई ऐसा काम जिसके कंसिक्वेंसेस में बंदा जो है कोई सेंटेंस या फिर कोई लीगल पेनल्टी उसको जो है ना फेस करनी पड़े। गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने लॉ के अंदर जो आप स्टूडेंट्स हैं लॉ के, ऑर्गेनाइज क्राइम और वाइट कलर क्राइम का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं, वाइट कलर क्राइम क्या होते हैं। ऑल पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेटेड में से कोई भी इसका जवाब मुझे दे सकते हैं। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं या वाइट कलर क्राइम क्या होते हैं। या एक और क्राइम में टर्म इस्तेमाल होती है परफेक्ट क्राइम। मुझे बताएगा कि ये परफेक्ट क्राइम क्या होता है। जी, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि परफेक्ट क्राइम क्या होता है। आप अब्दुल रऊफ, आप बोल के बताएं, शाबाश। अब्दुल रऊफ बोल के बताएं, सारे स्टूडेंट ताकि सुने। ओके। तो आपने ये जो डेफिनेशन दी है ये किसकी दी है? ये परफेक्ट क्राइम की है या ऑर्गेनाइज क्राइम की है? क्राइम इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर क्राइम की डेफिनेशन आपने बताई है। चलें, जो लॉ के स्टूडेंट है वो मुझे बताएं कि परफेक्ट क्राइम क्या होता है, परफेक्ट क्राइम की डेफिनेशन क्या हो सकती है। डेफिनेशन छोड़ें, लिटरली ले मैन की लैंग्वेज में अगर आप या एक लॉयर है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं सही, नॉर्मली आप कैसे डिफाइन करते हैं कि परफेक्ट क्राइम क्या होता है। सीएसआई की लैंग्वेज में, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की लैंग्वेज के अंदर परफेक्ट क्राइम। कंदील, आपके पास कोई नॉलेज हो, शाबाश। या मेरे पास लॉयर भी हैं यहाँ पे। सिद्रा, आप हैं क्लास में? नहीं है? सिद्रा हैं आप जी क्लास सर, सर, मैं अभी 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 ज्वाइन किया मैंने। मुझे आप रिपीट कर देंगे शुरू से, थोड़ा सा टाइम दो। में? मैं जल्दी क्वेश्चन में ये कर रहा हूँ कि परफेक्ट क्राइम क्या होता है।
अनडिटेक्टेबल क्राइम इज अ परफेक्ट क्राइम। ठीक है, गुड, शाबाश, गुड। अच्छा, ऐसा है कि हम डिस्कशन करते हैं, जब हम फॉरेंसिक की बात करते हैं, सबसे पहले फॉरेंसिक की बात करते हैं कि फॉरेंसिक क्या होती है। फॉरेंसिक एक्चुअली, अच्छा कोई और बताना चाहेगा आप में से कि फॉरेंसिक क्या होती है? हाँ सर। जी, आप में से कोई बताना चाहेगा कि फॉरेंसिक क्या होती है? जी, कोई बताना चाहेगा फॉरेंसिक क्या होती है? एनीबॉडी? सर, मुझे एग्जैक्ट तो इसकी डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन इस आई नो आई गेस कोई भी क्राइम की जो हम लोग साइंटिफिकली उस चीज को एनालाइज करते हैं कि क्राइम कैसा हुआ, क्राइम सीन से रिलेटेड, और क्राइम कमिट हुआ किस तरह से, उन तमाम जो प्रोसीजर हुए है उसका सपोर्टिंग प्रोसीजर, उसका हम फोरेंसिक कहते हैं। गुड, शाबाश। कंदील, नजर आता है कि आप पढ़ती रहती हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस भी लेती हैं। गुड, शाबाश। एक्चुअली फॉरेंसिक का मतलब यही होता है कि साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके आप एविडेंस जो कलेक्ट करते हैं, और वो एविडेंस दैट शुड बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कि साइंटिफिक मेथड को यूज करके आप ऐसी एविडेंस कलेक्ट करें कि जो आप क्राइम सीन से कलेक्ट करते हैं और उसको आप कोर्ट के अंदर यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, और उससे आप एक इसको कन्विक्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं या क्विटल की तरफ लेकर जा सके। मीन के कोर्ट के अंदर एविडेंस के लिए जो भी एविडेंस है, चाहे वो डिफेंस की है चाहे वो प्रोसिक्यूशन की है, उसके अंदर उसको यूटिलाइज किया जाए। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो दैट इज साइंटिफिक मेथड बाय एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कि एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, अच्छा इसके लिए लॉ के अंदर हमारे पास प्रोविजन कौन सी मौजूद है? सेक्शन है कानूनी शहादत के अंदर 164, ऑर्डर, जो आर्टिकल है 164। आर्टिकल 164 वो यही कहता है कि जो साइंटिफिक मेथड से आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं दैट शुड बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसी के इर्द गिर्द हमारी जो फॉरेंसिक है वो इसी के इर्द गिर्द चलती है। फॉरेंसिक के लिए, फॉरेंसिक whether an evidence collected by means of scientific devices, whether by means of science or scientific devices, whether that is admissible in court of law or not। तो हमारे पास इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 164 कानूनी शहादत आर्डर। जो कानूनी शहादत आर्डर का 164 है, ये हमारे पास रिस्पॉन्स है कि हाँ, यस, दैट इज एडमिसिबल। अगर आप साइंटिफिक मेथड से कोर्ट को सेटिस्फाइड करते हैं तो ये हमारे लॉ के अंदर एडमिसिबल होता है। तो इसी तरह जब हम नॉर्मली फॉरेंसिक की बात करते हैं क्राइम सीन के अंदर, जो अदरवाइज क्राइम है अदर देन फाइनेंशियल क्राइम है, तो वहां पर भी मीनिंग यही है, यहाँ भी मीनिंग यही है कि वहां पे वो साइंस दूसरी है और इधर जो फाइनेंशियल साइंस है, कि फाइनेंस के अंदर जो जो टूल्स यूज होते हैं कि जिससे हम ये कहेंगे साइंटिफिक मेथड से जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं हम फाइनेंशियल क्राइम को डिटेक्ट कर लें, तो ये फोरेंसिक अकाउंटिंग है जिसमें हम फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्राइम क्या होता है। आप जो लॉयर हैं, लॉयर को तो पता होता है कि क्राइम क्या होता है, मगर जो हमारे पास अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग के मेंबर्स हैं, उनके लिए भी ठीक है, आपने एक दो ने डेफिनेशन कर दी, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, गुड, शाबाश। तो डेफिनेशन यही है क्राइम की कि आप लॉ को वायलेट करते हैं और रिजल्टेंटली उस पर कोई पीनल एक्शन हो सकता हो। क्राइम के अंदर जो क्राइम के इंग्रेडिएंट्स हैं लॉयर को पता है और बाकी जो है उनके लिए नहीं है, कि ये दो नॉर्मली मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है गिल्टी माइंड और एक गिल्टी एक्ट। कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसके पीछे गिल्टी माइंड नहीं है तो उसको नॉर्मली क्राइम में नहीं लिया जाता, एक ऑफेंस के अलावा, और वो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, क्योंकि नेग्लिजेंस में बंदे का गिल्टी माइंड नहीं होता, इवन देन दैट इज क्राइम। नेग्लिजेंस के अलावा बाकी जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उसमें गिल्टी माइंड को भी देखा जाता है, मीनिंग कि इंटेंशनल होता है। तो अगर हम फ्रॉड की बात करें, फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करें, तो इसका भी मतलब होता है कि दैट शुड बी डेलिबरेट डिसेप्शन। कि ये नहीं हो सकता कि अगर डेलिबरेट नहीं है, मीन कि जब हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करेंगे तो इसके पीछे हमें मेंस रिया भी ढूंढना पड़ेगा कि मेंस रिया भी है या नहीं है। तो क्राइम के लिए क्राइम का हो जाना ही काफी नहीं है, बल्कि क्राइम के पीछे उसका मेंस रिया, गिल्टी माइंड का होना भी जरूरी है।
अच्छा, जो ये हमारी है क्रिमिनोलॉजी, जो एडवांस बेसिक जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है, इसमें जो कंसेप्ट हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के और वाइट कलर क्राइम के, ये इनका जो फर्दर कंसिडर किया जाता है ना, ये किया जाता है ये सदरलैंड को। सदरलैंड ने हमें लेटेस्ट जो फिलॉसफी है क्रिमिनोलॉजी की, जो साइकोलॉजी है क्रिमिनल की, वो हमें सदरलैंड ने दी है। तो इसको अगर आपने पढ़ना हो, जो सोर्सेज पढ़ने हो, जो कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उनके सोर्सेज हमें सदरलैंड से मिलते हैं कि ये इनकी थ्योरीज हैं जो आजकल कॉलेजेस में भी और इंटरनेशनल लेवल तक पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो अकाउंटिंग वाले हों या लॉ वाले हों। जब हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें इनकी चलती हैं। अभी हम बात करते हैं, एक मिनट है, ये स्लाइड्स थोड़ी सी, चले यहाँ पे देखें कि आपको क्राइम्स की कुछ डिफरेंट काइंड्स नजर आ रही हैं: स्ट्रीट क्राइम, व्हाइट कलर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम नॉर्मली, जिसमें हम क्राइम को नॉर्मली लेते हैं ना, वो ये स्ट्रीट क्राइम वगैरह के डेफिनेशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली विजिब वायलेंट होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में आपको थेफ्ट, रॉबरी, इस तरह की चीजें नजर आती हैं। आगे व्हाइट कलर क्राइम की बात जब करते हैं, तो व्हाइट कलर क्राइम जो होते हैं इसमें वायलेंस नहीं होती, और ये ज्यादातर फाइनेंस की वजह से होते हैं, जो अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करके होते हैं, और ये ज्यादातर बॉस होते हैं जो कर रहे होते हैं, मीन कि किसी इदारे के वो लीड कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं और अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करते हुए करते हैं। इसमें जैसे कि करप्शन वगैरह होती है, फॉर्जरी वगैरह होती है, टैक्स एवेजन भी व्हाइट कलर क्राइम के ही अंदर आता है। ऑर्गेनाइज क्राइम की जो बात की, इससे पहले मैंने आपको बताया कि परफेक्ट क्राइम क्या होती है। पर जब हम फोरेंसिक की बात करते हैं ना, उसकी अपोनेंट चीज हमारे पास है परफेक्ट क्राइम। फोरेंसिक कहती है कि डिटेक्ट कैसे करना है क्रिमिनल को, और परफेक्ट क्राइम का मतलब ये होता है कि वेयर क्रिमिनल लीव्स नो साइन। जब हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करते हैं या परफेक्ट क्राइम की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये होता है कि ये ज्यादातर ग्रुप्स मिलके करते हैं। परफेक्ट क्राइम भी एक्चुअली वो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये नहीं होता कि जब क्राइम करने लगना है तो उस वक्त ऑर्गेनाइज होके करना है, या परफेक्ट क्राइम का मतलब ये नहीं है कि जब तक ऑफेंस हो जाना, मीन के ऑफेंस का कमिट हो जाना, ये नहीं है, बल्कि कमिट होने के बाद अपने आप को इस तरीके से लेकर जाना कि कोई एविडेंस वहां पे ना रहे और कोई मुझे डिटेक्ट ना कर सके। अनडिटेक्टेड फ्रॉड, जिस तरह आपने एक डेफिनेशन की है ना, कि मुझे डिटेक्ट ना किया जा सके। ऑफेंस सिर्फ कर लेना नहीं, ऑफेंस करने के बाद वहां से अपना नैरो स्कैप लेना और वहां से निकल जाना, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके हाथों में ना आना, ये परफेक्ट क्राइम होता है। सुदरलैंड जो है, जो वो इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट क्राइम है ही नहीं। कोई भी क्राइम ऐसा नहीं है कि जिसमें क्रिमिनल अपना साइन ना छोड़े, ये है ही नहीं, ये टर्म ही नहीं है। मीन के जिसको हम कहते हैं ना, क्रिमिनल बहुत ज्यादा चालाक है, उसने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम किया है, तो एक्चुअली हम अपनी कमजोरी की बात करते हैं, अपनी वीकनेस की बात करते हैं। एक्चुअली हम अपने जो हमारे बर्डन था हमारे ऊपर, शोल्डर के ऊपर, हम उसको अप्रिशिएट कर देते हैं क्रिमिनल को। ऐसा नहीं है, क्रिमिनल इतना क्लेवर हो ही नहीं सकता कि वो उसके कोई भी किसी किस्म का कोई भी उसने साइन ना छोड़ा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्रिमिनोलॉजी कहती है कि जो भी ऑफेंस हो, जितना भी क्लेवर क्रिमिनल हो, जितना भी ऑर्गेनाइज हो, कोई ना कोई ऑफेंस, कोई ना कोई वो अ, अपना साइन छोड़ जाता है। जो आप लोग हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, जो आप इन्वेस्टिगेटर हैं, आपका ये स्किल है, आपका ये काम है कि आप उस ऑफेंस को, साइन को कैसे डिटेक्ट करते हैं जो क्रिमिनल छोड़ के गया है। उस साइन को डिटेक्ट करना फॉरेंसिक कहलाता है, कि आप किस तरीके से साइंटिफिक मेथड से वो वो साइन जो क्रिमिनल छोड़ के गया है, और क्रिमिनल समझता है कि मैंने कोई साइन नहीं छोड़ा,
उसको आप डिटेक्ट कर लेते हैं। और ऐसा ही है, दुनिया में कोई भी क्रिमिनल इतना चालाक नहीं है कि जो अपना साइन ना छोड़े, वो जरूर कोई ना कोई साइन छोड़ जाता है। हम अभी नॉर्मल ये मर्डर या इस तरह के क्राइम्स की हम बात नहीं कर रहे, टेररिज्म या इस तरह के क्राइम की बात नहीं कर रहे, वहां पे भी छोड़ जाता है। वहां पर भी आपके जो बॉडी के हेयर्स होते हैं, ये एक एक सेकंड्स के अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक तादाद है जिसमें आपकी बॉडी से डिफरेंट पार्ट्स गिर रहे होते हैं। और भी कई तरीके का आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई सैंपल छोड़ जाते हैं, कोई ना कोई साइन छोड़ जाते हैं। इसी तरह आप जब इकोनॉमिकल फ्रॉड करते हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, तो उसके अंदर भी जो क्रिमिनल है वो साइन अपने छोड़ जाता है। ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपकी एक्सपर्टाइज लेवल है, आपकी स्किल है कि आप उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम वो होता है कि जिसके अंदर ग्रुप्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और वो ग्रुप और वो मिल के पूरा कंप्लीट स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको डिजाइन करते हैं कि क्राइम को हमने करना कैसे है, और फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी से हमने बचना कैसे है, और फिर मीन के स्टार्टिंग से लेकर फाइनलिटी तक वो इसको कंप्लीट करते हैं। जबकि जो स्ट्रीट क्राइम होता है या नॉर्मल जो इसको ब्लू कॉलर क्राइम भी कहा जाता है, इसके अंदर ये चीज नहीं होती। वो अपने साइन बड़े बहुत वाजे विजिबल छोड़ जाता है, वो इतना अनऑर्गेनाइज होता है। जो व्हाइट कलर क्राइम है, ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइज हो। ये समटाइम आप इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं कि व्हाइट कलर क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम, ऐसा नहीं है। व्हाइट कलर क्राइम भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, और दूसरा जो ब्लू कलर क्राइम है वो भी ऑर्गेनाइज हो सकता है। दोनों क्राइम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। व्हाइट कलर क्राइम का मतलब ये होता है कि जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ऑफेंस किया जाता है, जिसमें ज्यादातर फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, और जिसके अंदर वायलेंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, और ज्यादातर ये फॉर्जी करप्शन, जिसमें इसमें भी जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। कॉर्पोरेट क्राइम जो होती है, ये अभी व्हाइट कलर क्राइम की जब बात हुई, तो व्हाइट कलर क्राइम के अंदर फाइनेंस भी इन्वॉल्व होते हैं और फाइनेंस के अलावा भी हो सकते हैं। मगर जो कॉर्पोरेट क्राइम क्राइम होते हैं, ये एक्चुअली ज्यादातर ये कंपनीज करते हैं, जिसमें टैक्स एवेजन ज्यादातर टैक्स एवेजन के रेलिवेंट होती है, जैसे फॉल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट है कि व्हाइट कलर क्राइम क्या होता है। जी, तो व्हाइट कलर क्राइम क्या होता है। अगर अगर हम ये देखें, व्हाइट कलर क्राइम नॉर्मली ये एजुकेटेड प्रोफेशनल करते हैं, और इसमें ज्यादातर ये होता है कि जो एक ट्रस्ट होता है उसको अब्यूज किया जाता है। मीन के किसी ने किसी के वाले कुछ अमाउंट की हुई है या कोई पोजीशन की हुई है, उस पोजीशन मीन के आपको सीईओ बनाया हुआ है या कोई एक अच्छी पोजीशन पे रखा हुआ है, और उस पोजीशन को एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये व्हाइट कलर क्राइम होते हैं, और इसको व्हाइट कलर क्राइम को डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है कि उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने क्राइम को हाइड कर सकता है, क्योंकि वो पोजीशन पे बैठा होता है, और वो उसके सुबार्डिनेट जितने होते हैं लोग, उनसे वो इस तरीके से ले रहा होता है काम, वर्किंग ले रहा होता है कि उसको हाइड कर सकता होता है। ये हम चीजें अगर हमें व्हाइट कलर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, परफेक्ट क्राइम, इनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आगे जाकर हमें पता चलेगा कि फॉरेंसिक ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैसे कमिट करते हैं, रेड फ्लैग्स एक्चुअली हैं कौन से। तो रेड फ्लैग्स का हमें तभी क्लियर होगा कि जब हमें ये व्हाइट कलर क्राइम का पता होगा, व्हाइट कलर क्राइम होते क्या है। तो ये एनजीओज भी कर सकती हैं, बिजनेस बिजनेस जो कंपनीज भी कर सकती हैं, और इनके जो हाई प्रोफाइल भी कर सकते हैं, समटाइम लोअर में भी करते हैं लोग। मीन के जिनके पास एक्सेस, जिनके पास पावर है। सपोज एक हम बैंक की बात करें, तो बैंक के अंदर जरूरी नहीं है कि बैंक का कोई रीजनल मैनेजर या उस लेवल का करेगा या मैनेजर लेवल का करेगा या ऑपरेशनल मैनेजर करेगा। ये भी पॉसिबल है कि उसका कैशियर जो कि एक लो ग्रेडेड ऑफिसर होता है, वो भी कर सकता है। तो ये मैं आपको इसके एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मैं एक स्टोरी शेयर करने लगा हूँ आपसे, मैं इसको ऑफ करके।
इस्लामाबाद में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था, ये लास्ट ईयर की बात है। तो एक बैंक के अंदर, अच्छा 10 मिनट के बाद ये क्लास ऑफ हो जाएगी, तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। एक बैंक के अंदर एक कंपनी के पेमेंट पड़ी हुई थी, और वो पेमेंट तकरीबन 10 साल से पड़ी हुई थी। उसमें कोई स्टेटमेंट वेरी नहीं कर रही थी, ना कोई अमाउंट आ रही थी ना कोई अमाउंट जा रही थी। तो ये चीजें डेफिनेटली जो वहां पे बैंक का ऑफिसर्स हैं या बैंक के जो कैशियर्स वगैरह हैं, उनके नॉलेज में होती चीज कि फलां अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन वेरी नहीं कर रही, इतनी अमाउंट पड़ी है, तकरीबन 2 करोड़ या 3 करोड़ की अमाउंट पड़ी हुई थी, और वो कंसिस्टेंटली पड़ी हुई थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। मीन कि उसमें ना तो कोई क्रेडिट हो रही थी ना डेबिट हो रही थी, और काफी अरसे से पड़ी थी। जब इतने अरसे से पड़ी तो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि शायद इनका कोई इस कंपनी का कोई वाली नहीं, वारिस नहीं है, और ये कंपनी शायद खत्म हो गई है या क्या इशू है। तो इस कंपनी को चूंकि 10 साल से किसी ने पूछा नहीं है, तो आगे भी कोई नहीं पूछेगा। और 10 साल के अंदर कितने ही वहां पे मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, कैशियर्स बदल चुके होंगे, आते होंगे जाते होंगे। तो वहां का जो ऑपरेशनल मैनेजर था, उसने कैशियर के जिम्मे, क्योंकि एक आदमी तो ये काम नहीं कर सकता। हमारा जो क्लाइंट था इसमें वो ऑपरेशन मैनेजर था, जो हमारा क्लाइंट जिनको हमने उसमें वो ऑपरेशन मैनेजर था। तो किया ये गया कि उन्होंने उसमें से 75 लाख रुपए निकलवा ली है पेमेंट। अभी निकलवाया तो उसका एक प्रोसीजर होता है, डेफिनेटली चेक कैश किया गया होगा, और चेक अगर है तो चेक चेक बुक भी ली गई होगी, और चेक बुक ली गई है तो उसके ऊपर साइन अथॉरिटी वो सारा कुछ किया गया होगा, और वो हेडक्वार्टर से इशू हुई। तो कंपनी का अकाउंट था, इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं था, कंपनी का अकाउंट था, तो वो इशू हुई। और उसके बाद इन्होंने उसमें से 75 लाख विड्रॉ करवाया। और 75 लाख विड्रॉ ऐसे नहीं करवाया कि अचानक से करवा ले, पहले 10 लाख करवाया, फिर पता चला 15-20 दिन गुजरे, कोई किसी ने नहीं पूछा, तो उसके बाद फिर कुछ विड्रॉ करवाया, फिर कुछ विड्रॉ कर 75 लाख विड्रॉ करवाया। उसके बाद हाईलाइट ये केस कैसे हुआ? हाईलाइट ऐसे हुआ कि एक्चुअली कंपनी के शेयर होल्डर और कंपनी के जो पार्टनर्स थे, मेंबर्स थे, उनकी आपस में कोई लड़ाई चल रही थी, डिफरेंस चल रहा था। और वो किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत 10 साल पहले स्टे ऑर्डर की वजह से वो उसमें कोई क्रेडिट और डेबिट नहीं हो रहा था, और वो कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। ये जो मैनेजर साहब थे, इनके नॉलेज में ये नहीं था। ये तो यही देख रहे थे कि स्टेटमेंट के अंदर कुछ क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज नहीं हो रही। तो इन साहब ने वो पेमेंट निकलवाई, और उन्हीं दिनों में कहीं वो उधर से मंथ के अंजाम पे कंक्लूड हो गया केस कि अभी आप पेमेंट को आप इस अंदाज से आपस में डिवाइड कर लें। तो जब उन्होंने स्टेटमेंट देखी तो उसमें जो अमाउंट जो उन्होंने कोर्ट में जमा करवाई हुई थी, तो उससे वो 75 लाख कम हो गई, और कम भी रिसेंटली हुई, कोई पुरानी बात नहीं थी, पिछले 2-3 मंथ के अंदर ही वो सारी ट्रांजेक्शन हुई। और ट्रांजेक्शन हुई, जो अथराइज ऑफिसर था उन्हीं के नाम पे साइन भी हुए हुए, सब कुछ हुआ हुआ, और उसके हुए हुए हैं। तो अथराइज ऑफिसर तो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो कोर्ट में गए हुए थे। तो फिर जब वो हाईलाइट हुआ, पता चला कि कैसे ये निकले पैसे, तो फिर डेफिनेटली बैंक के अंदर तो वो चीज़ें सारी मौजूद होती हैं, कैशियर ने दिए हैं। और बैंक के अंदर वो सीसीटीवी भी होते हैं, चले सीसीटीवी को भी उन्होंने डॉज कर लिया होगा, चेक, क्योंकि अपने ही कंट्रोल में था सीसीटीवी। चेक वगैरह चेक वगैरह भी कैश हुआ है, चेक की बुक कहाँ से आई, सारा। खैर जब वो रिवर्स में गए, रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, तो पता चला कि ऑपरेशन मैनेजर और कैशियर इन्वॉल्व है। तो ऑपरेशन मैनेजर या कैशियर के आपस में जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन मैनेजर ने अपने ऊपर लिया कि मैंने किया है। तो एक्चुअली फिर बाद में हमने उनको बचाया, किस तरीके से बचाया वो एक अलग इशू है। तो बहरहाल ये मैं बताने ये लगा था कि अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करते हुए, पोजीशन अभी क्या थी, वो ऑपरेशन मैनेजर था, उसने पोजीशन को एक्सरसाइज करते हुए चेक बुक बनवा ली। अभी चेक बुक कोई आम बंदा नहीं बनवा सकता, मगर वो उस पोजीशन पे था, उस पोजीशन को एक्सरसाइज किया और बनवाया। कैशियर की एक पोजीशन थी कि वो उसने पेमेंट करनी है। अभी जो बंदा जाता है पेमेंट करने के लिए, उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके उसने पेमेंट करनी है। 75 लाख चेक 5 लाख 10 लाख करके उन्होंने निकाले, एक अमाउंट निकली है। तो कैशियर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेरीफाई करने की कि जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो, और चेक जो आ रहा है उस पर जो साइन वगैरह है ये मैच करता है या नहीं करता। तो ये डेफिनेटली
इंटरनली वो इन्वॉल्व थे और अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करके उन्होंने ये चेक वगैरह कैश की और अमाउंट निकलवाई। और अगर लेट्स सपोज 10 साल पहले कोई नहीं आया था, अगले 10 साल भी कोई ना आता, तो इस दौरान में पता नहीं कितने मैनेजर चेंज हो चुके थे और पता नहीं ये मैनेजर सब कहाँ से कहाँ चले गए होते, और ये 75 लाख में अमाउंट और भी बढ़ चुकी होती। तो एक्चुअली ये बात कर रहा हूँ कि ये पोजीशन को एक्सरसाइज करके कोई भी जो आदमी है वो पोजीशन को एक्सरसाइज करके ऑफेंस कर सकता है। तो जो पोजीशन को एक्सरसाइज करके ऑफेंस करना होता है इसे कहते हैं वाइट कलर क्राइम। स्लाइड को मैं ले आता हूं सामने आपके। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें अपने जो उनको ट्रस्ट दिया जाता है, उनको जो अथराइजेशन दी जाती है, उनको जो अख्तियार दिए जाते हैं, उनको अब्यूज करते हैं और अब्यूज करके वो इसको एक्सरसाइज करते, दैट इज वाइट कलर क्राइम। नॉर्मली ये पढ़े लिखे बंदे, एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट बता रहे थे ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम स्ट्रक्चर्ड और ग्रुप बेस होता है कि जिसमें हर चीज के स्टेप्स होते हैं कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है और इसको खत्म कैसे करना है। और इसके जो स्टेप्स होते हैं इसमें हर आदमी के नजदीक कोई रोल एंड टास्क होता है और एक ग्रुप की सूरत में किया जाता है, एक आदमी नहीं रूटीन में करता। और ये इसमें ये नहीं है कि ये फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, कोई भी क्राइम हो सकता है, स्मगलिंग हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग तो खैर ये फाइनेंशियल क्राइम होता है, स्मगलिंग भी अप टू सम एक्सटेंट फाइनेंशियल क्राइम में ही आती है, मगर अदरवाइज भी जैसे टेररिज्म भी है, ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम में आती है। और आप थेफ्ट वगैरह जो आपकी स्ट्रीट क्राइम जिसमें हम डिस्कशन की उसमें भी ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोई क्राइम करते हैं और फिर वहां से निकलते भी हैं कि एंड तक के कोर्ट और जो लॉ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके हाथों में भी नहीं आना। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम एक्चुअली मतलब होता है कि जिसके अंदर एक ग्रुप्स की सूरत में लोग करते हैं जिसको ऑफेंस, और उसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक उन्होंने अपना रास्ता बनाया होता है कि हमने कैसे बचना है। अगली चीज ये है कि इसके जो ऑफेंसेस होते हैं, ये फाइनेंशियल क्राइम होते हैं जिनको आगे हमने डिस्कस करना है अगली हमारी 10 क्लासेस के अंदर। तो इनके क्या इम्पैक्ट क्या होते हैं। एक तो चीज ये पहली बात कि जिस तरह मैंने कल बताया था कि बिजनेस एक्चुअली आपका प्रॉफिट में होता है, मगर जो बिजनेस का ऑनर है वो समझ रहा होता है कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा होता है, एक्चुअली उसके अंदर एम्बेजलमेंट हो रही होती है। आपके जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें से एम्बेजलमेंट हो रही होती है, तो रिजल्टेंटली आपका बिजनेस कोलैप्स कर रहा होता है। तो ये एक इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट है कि अगर बिजनेस कोलैप्स करता है तो उसके इनडायरेक्टली स्टेट को भी बेनिफिट्स भी होते हैं और कोलैप्स करने के स्टेट को लॉस भी होते हैं। अगर बिजनेस फ्लरिश करता है, ग्रो करता है, तो स्टेट को बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर बिजनेस कोलैप्स करता है तो स्टेट को लॉस होता है। तो दूसरी बात यह कि बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस होता है कि एक आदमी कहता है कि मैंने बिजनेस करना है, और एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, जो बिजनेस की सीरीज करता है उसका कॉन्फिडेंस भी लॉस होता है कि मैं बिजनेस करूं या ना करूं। और आम कॉमन आदमी जो है वो देखता है कि इस बंदे ने इतनी इन्वेस्टमेंट की और उसको लॉस हुआ है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस जो होता है वो शेक होता है। तो ये है इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, और रिजल्टेंटली ये स्टेट की इकोनॉमी जो है उसको इफेक्ट कर रही होती है। अगर किसी जगह पे ये व्हाइट कलर क्राइम हो रहे हो या फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हो, तो वहां पे एफडीआई बहुत कम हो जाती है। अकाउंटिंग के मेंबर्स उनके पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर एफडीआई किसे कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, जो कि आपके मुल्क का पैसा नहीं बाहर से आया होता है। इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और रिजल्टेंटली आपकी इकोनॉमिक्स जो होती है, उस मुल्क की इकोनॉमी जो होती है वो ग्रो करती है। इसको भी लॉस होता है जब एक मुल्क के अंदर फाइनेंशियल क्राइम हो रहे होते हैं। करप्शन जिस मुल्क में होती है वहां पे लोग बाहर से पैसा नहीं लेकर आते। अच्छा, इसी तरह जो कंप्लायंस की कास्ट होती है वो भी बढ़ जाती है। और अगली चीज ये है कि जो जुडिशल सिस्टम है या इन्वेस्टिगेशन के अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर बर्डन आता है, और रिजल्टेंटली उनकी, आपको पता है कि उनके मैकेनिज्म को भी बढ़ाना पड़ता है, और मैकेनिज्म को बढ़ाएंगे तो ये भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ते हैं, स्टेट पे बढ़ते हैं रिजल्टेंटली। जो फ्रॉड होता है, फ्रॉड को हम ये फाइनेंशियल फ्रॉड की हम बात करें, इसको ये नहीं समझें कि ये
किसी एक आदमी के अगेंस्ट होता है। जिस तरह हमने डिस्कशन की थी प्रीवियस क्लास के अंदर टैक्सेशन की, जो आप स्टूडेंट आप में से मौजूद हैं, कि वो कंपाउंडेबल होता है। तो कुछ ऑफेंसेस होते हैं